नमस्ते, मैं गणेश देवरुखकर आपका सभी का मलखाम कट्टा पे स्वागत करता हूँ। जिस तरह से हमने मलखाम कट्टा के अलग अलग सत्र शुरुआत की है, पिछले बार हमने संस्था व्यायामशाला के ऑर्गेनाइजर व्यायामशाला के पदाधिकारियों के साथ चर्चा करने की शुरुआत की है। अभी मलखाम कट्टा ने एक उपक्रम या ऐसा एक सेशन लेने के बारे में सोचा है जो हमारे मलखाम खेल को बढ़ाने के लिए जिन बड़े बड़े व्यायामशालाओं का इसमें बहुत बड़ा हाथ है, ऐसे व्यायामशालाओं के पदाधिकारी के साथ हम लोग चर्चा करेंगे और उनके साथ बातचीत करेंगे। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं अमरावती की सबसे फेमस हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल। तो इस नाम को सुन के सबको पता है कि इसका कितना बड़ा इतिहास है और हमारा नसीब अच्छा है कि इस चर्चा सत्र के लिए उस व्यायामशाला के बहुत ही अनुभवी डॉक्टर सुरेश राव देशपांडे ये सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारा बहुत बड़ा नसीब है कि आज इनके साथ हम लोग बातचीत करेंगे और इनका अनुभव हम लोग आज जानेंगे। इसका हमें बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। मैं आज इस सत्र के जो बातचीत करने के लिए जो गेस्ट है डॉक्टर सुरेश राव देशपांडे सर, आपका मलखाम कट्टा पे स्वागत है। धन्यवाद। सर, आप हनुमान व्यायाम के बारे में कुछ बताएंगे, उसके इतिहास के बारे में? हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्था है जिसकी स्थापना 100 साल से भी आगे हुई थी। 1914 में जबकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई थी, उस समय इस संस्था की स्थापना हुई है और 1914 से लगातार ये संस्था भारतीय व्यायाम संस्कृति, भारतीय क्रीड़ा, खेल, इनका प्रचार और प्रसार करने के लिए वचनबद्ध है। मंडल का स्थापना का उद्देश्य ये तो निश्चित था कि भारतीय व्यायाम पद्धति का प्रचार और प्रसार करना, किंतु इसके अतिरिक्त एक कुछ आंतरिक हेतु भी थे, क्योंकि इस संस्था के स्थापना के पीछे जो लोग थे वो देशभक्त थे। वो बहुत ही नामांकित लोग ऐसे इस संस्था के पीछे थे। आप लोगों ने नाम सुना होगा वीर वामनराव जोशी, जो कि एक प्रख्यात नाटककार भी थे, प्रख्यात देशभक्त थे, क्रांतिकारक थे और बाद में गांधीवादी होकर उन्होंने इस संस्था का काफी सालों तक मार्गदर्शन किया है। इस संस्था के लोगों ने ये स्वतंत्र लड़ाई में हिस्सा लेकर अपने आप को कुछ लोगों ने तो बलिदान भी चढ़ाया, कुछ लोग जेल में गए और कुछ लोगों ने इस आंदोलन को और आगे बढ़ाया। तो इस प्रकार से एक स्वतंत्रता आंदोलन के लिए वॉलंटियर्स मिलने चाहिए जो डेडिकेटेड है, जो डिसिप्लिन है, ऐसे लोग मिलने चाहिए। ये एक भाग था और दूसरा ये भाग, ऊपरी हिस्सा ये था कि भारतीय व्यायाम प्रचार और प्रसार करने के हेतु खिलाड़ियों को तैयार करना, युवकों का संगठन करना और उन्हें भारतीय शारीरिक शिक्षा और भारतीय व्यायाम पद्धति की दीक्षा देना और उनके द्वारा भारतीय व्यायाम पद्धति का प्रचार और प्रसार केवल विदर्भ में नहीं, महाराष्ट्र में, तो ये एक उद्देश्य इस संस्था का। वैद्य बंधु थे अनंत कृष्ण वैद्य और अंबादास कृष्ण वैद्य। इन दो वैद्य बंधुओं ने 1914 में इस संस्था को हनुमान क्लब के रूप में स्थापन किया और ये पहले एक प्राइमरी स्कूल में जो सामने का मैदान था, उस मैदान पर ये क्लब आयोजित किया जाता था। रोजाना शाम को वहाँ पर इन लोगों के सहकारी लोग आते थे और वहाँ व्यायाम और बाकी खेल किया करते थे। बाद में 1923 में अमरावती जो अभी हमारा स्थान है अभी फिलहाल जहाँ पर संस्था है, तो वहाँ पर संस्था को लाया गया, क्योंकि वहाँ जो एकवीरा मंदिर था, एकवीरा मंदिर के ट्रस्टी ने वो मैदान इन लोगों को खेलने के लिए दिया। उस समय से ये मैदान हमारी संस्था के द्वारा इस प्रकार के कार्यों के लिए उपयोग में लाया जा रहा है। तो ये एक शॉर्ट में इसकी हिस्ट्री है। भारतीय व्यायाम प्रचार प्रसार करने के उद्देश्य से तो इन संस्था ने कार्य किया ही किया, किंतु आधुनिक व्यायाम पद्धति क्या चाहिए, कैसी चाहिए और विदेशों में किस प्रकार की हलचल चल रही है,
शारीरिक शिक्षा क्षेत्र में द्वारा 1928 में, मैं आपसे फिर से बोलता हूँ कि 1928 में, जबकि कोई भी कुछ पता नहीं था किस चीज का, उस समय जर्मनी में हमारे कार्यकर्ताओं को भेजा उन्होंने, और वहाँ पर डॉक्टर कोकरलेकर, ये जो हमारे सभासद थे, सदस्य थे, इनको वहाँ पर शारीरिक शिक्षा की एडवांस ट्रेनिंग लेने के लिए भेजा था। तो ये 1928 से 1932 तक वो वहाँ रहे। उन्होंने भी वहाँ पर मलखम्ब के बारे में, भारतीय व्यायाम पद्धति के बारे में, योगासना के बारे में वहाँ के लोगों को जानकारी दी, जर्मन लोगों को। और वहाँ के जो इनके टीचर थे, इनके गाइड थे, डॉक्टर कार्ल डीम, ये 1936 में बर्लिन ओलंपिक जो हुई थे बर्लिन में, उसके ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी थे। और इसलिए ये एक अच्छा रिलेशन गुरु शिष्य का वहाँ पर उस समय स्थापित हुआ। 1932 में कोकरलेकर जी वापस आए, और उसके बाद उनका करस्पॉन्डेंस चलता रहा। और कोकरलेकर जी ने उन्हें इस प्रकार की सलाह दी थी कि जबकि आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो इतने बड़ा ओलंपिक गेम्स, उसके बहाने से सभी देशों के लोग आते हैं वहाँ पर, तो ऐसा भी किया जाए कि अलग अलग देशों की जो व्यायाम संस्कृति है, उस व्यायाम संस्कृति को दिखाने के लिए यहाँ पर उनके दल बुलाए जाए, ताकि ये वहाँ पर एक प्रदर्शन हो अच्छी प्रकार से, और ओलंपिक गेम के लिए कुछ न कुछ नए आइटम्स मिल सकेंगे उसमें से। तो इस प्रकार की एक सूचना उन्होंने की थी। वो सूचना उनको बहुत पसंद आई, और उस समय उन्होंने ये स्पोर्ट्स पेडागॉजिक कांग्रेस 1936 में वहाँ पर बर्लिन ओलंपिक के समय आयोजित की थी। तो उस समय पहली बार मलखम्ब के डेमोन्स्ट्रेशंस वहाँ पर हुए 36 में, जबकि वहाँ पर सभी देशों के तज्ञ लोग, व्यायाम तज्ञ लोग वहाँ पर उपस्थित थे। उन लोगों ने ये डेमोन्स्ट्रेशन देखे, और ये मेरे ख्याल से इतिहास में पहली बार है कि भारतीय व्यायाम पद्धति का डेमोन्स्ट्रेशन विदेशों में पहली बार दिखाया गया है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे। तो एक बड़ी बात है। मैं आपको इसके कंटिन्यूएशन में थोड़ा सा और भी बोलना चाहूँगा यदि इजाज़त हो तो ये 28 से 32 साल तक डॉक्टर कोकरलेकर जी जैसे जापान में, जर्मनी में रहे, वैसे ही मंडल ने, हमारे व्यायाम मंडल ने और भी सोचा कि जापान की व्यायाम संस्कृति अच्छी है, उसकी परंपरा भी है, और वहाँ पर भी अपना आदमी भेजा जाए ताकि वो ट्रेनिंग लेकर वहाँ से आए। तो ज्ञानेश्वर जी देशपांडे जो थे, उनको मंडल के सभासद थे वो, और यहाँ पर अच्छी शिक्षा उन्होंने हासिल की थी, व्यायाम शिक्षा, और उनको वहाँ पर डेप्यूट किया था कोदोकान इंस्टीट्यूट में। तो ये 1930 की बात है। और उसके कंटिन्यूएशन में फिर से 32 में और एक सदस्य को जापान भेजा गया था, वो है रघुनाथ राव जी खानीवाले, जिन्होंने बाद में आज़ादी के बाद 1947 के बाद 50 से पूना में रहकर पूना जूडो क्लब स्थापन किया, और पूना जूडो क्लब के माध्यम से उन्होंने अच्छे खिलाड़ी नेशनल लेवल के जूडो में तैयार किए। सर, आपका इतिहास सर, मैं थोड़ा सा रोकना चाहूंगा कि आपका इतिहास हनुमान व्यायाम प्रसारक का तो सच्ची में बहुत ही बड़ा है, ये तो पूरे दुनिया को पता है। और आप जैसे लोगों ने या आपके व्यायामशालाओं ने जिस तरह से आज खेल को बढ़ाया है, इसी की जानकारी के लिए हम लोग आपसे जुड़े हैं। सर, आपने जिक्र करते वक्त हरिदास पंत वैद्य और अंबादास पंत वैद्य का आपने उल्लेख किया था अभी। वैद्य, सॉरी, अनंत कृष्ण वैद्य और अंबादास कृष्ण वैद्य, सर दो वैद्य। इनका इतिहास में मैंने थोड़ा सा सुना था कि ये खुद प्रोफेसर राजरत्न माणिकराव जी के स्टूडेंट रह चुके हैं। सर बराबर है ये? माणिकराव जी ने इनको सिखाया है मलखम्ब और भारतीय विद्या, और उनके साथ ही ऐसा नहीं, ये तो इस संस्था की खासियत है कि ये अमरावती, ये कोई संस्थानिक नहीं था, यहाँ पर कोई संस्थानिक नहीं था और ना इसकी परंपरा थी। फिर भी इन्होंने अलग अलग जगह से अलग अलग प्रकार की ये व्यायाम विद्या सीख कर इन लोगों को भेजा और उनसे करवाया है सब ये।
यही तो विशेषता रहा। बहुत अच्छा। जब 36 ओलंपिक गेम्स के पहले हमारी ये टीम बड़ौदा भी जाके आई थी। बड़ौदा के सयाजीराव गायकवाड़, जिन्हें उनको वहाँ पर ऑर्गेनाइज करने के लिए सभी प्रकार की मदद की थी, सहकार्य दिया था, और खुद डेमोन्स्ट्रेशन देखने के लिए मैदान पर आए थे। हिंद विजय जिमखाना मैदान पर उस समय ये खेल रही थी। लेकिन सर, आपके जैसे आज व्यायामशाला ने आज पहली बार भारत के बाहर अपने भारतीय विद्या मलखांब जैसे खेल को प्रदर्शन किया 1936 में बर्लिन ओलंपिक में, और इतना फेमस हो गया कि आज अमरावती हनुमान व्यायाम प्रशिक्षक व्यायामशाला मंडल के नाम से जाना जाता है। मतलब मैंने बचपन में सर से सुना था कि अमरावती में उतरने के बाद तभी टांगा तक हॉर्स कार रहती थी, और उसको बोला कि व्यायामशाला में छोड़ो, तो वो किसको बोलना नहीं पड़ता था कि कहाँ पे छोड़ना है, वो बराबर हनुमान व्यायाम प्रसारक में जाके छोड़ता था। सही है सर, ये इतिहास अभी भी उस तरह से चलता है वहां पे? हनुमान अखाड़ा करके पहचाना जाता था पहले, ये सभी हनुमान अखाड़ा। अभी आजकल ये नाम नहीं है, आजकल रहा है HVPM। HVPM में जाना है, सभी जगह पर HVPM के नाम से ही आजकल के पीढ़ी में ये नाम प्रचलित है। हनुमान अखाड़े के नाम से अभी कोई अखाड़ा नहीं रहा, वो HVPM रहा अभी। नहीं अभी अखाड़ा का तो बहुत बड़ा व्यायामशाला, बहुत एक्टिविटी वहाँ पे जोर जोर से चलती है, बहुत सारे खिलाड़ी, बहुत सारे वहाँ पे स्टूडेंट्स आपके अंडर पढ़ के आगे जाते हैं। लेकिन वो बहुत गर्व की फील है कि एखादा गांव, एखादा स्टेट्स एक अखाड़ा या एक व्यायामशाला के नाम से नामचीन होता है, और ये बहुत आनंद की बात है, सब बहुत खुशी की बात है कि आज आप जैसे हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के इतिहास के वजह से आज हमारा जो भारतीय खेल है मलखांब, जो आज पूरे देश विदेश में आज गया है, उसका नाम गया है, उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। सर, एक छोटा सा क्वेश्चन ऐसा पूछना चाहता हूँ कि आपके यहाँ पे बहुत सारा एजुकेशन होता था, PhD भी होती थी, रिसर्च होते थे, तो हरिहरन नाम के एक स्टूडेंट ने आपके अंडर में ही मलखांब खेल को लेके PhD किया था, जो मलखांब खेल में पहली बार PhD हुआ था, मलखांब खेल ये विषय लेके, और आप उसके गाइड थे। सर, उसके बारे में कुछ बताएंगे? आपको कुछ याद है? नहीं, आपको थोड़ी इंफॉर्मेशन मैं दुरुस्त करना चाहूंगा। आपकी इंफॉर्मेशन, एक तो हरिहरन जी जो थे वो मेरे स्टूडेंट नहीं थे ना। मैं उस समय 1961 की बात है, 1961 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन ये बोर्ड था, और उस बोर्ड पर हमारे पिताजी हरिहर राव देशपांडे ये थे मेंबर। क्योंकि 1946 में जो यहाँ पर एक अखिल भारतीय शारीरिक शिक्षा परिषद का आयोजन किया गया था हनुमान व्यायाम प्रशिक्षक मंडल के द्वारा अमरावती में, उसका उद्घाटन शरद चंद्र बोस जी ने किया था, सुभाष बाबू के बड़े भाई। वो उस समय आए थे और लगभग 2-2.5 हजार प्रतिनिधि इस परिषद में भाग लेने हेतु अमरावती में पधारे थे। तो इसका अच्छा परिणाम आज़ादी के बाद हुआ। मुझे इतिहास ज्ञात है कि उस समय अपने स्वतंत्र आज़ादी पाने के बाद मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ताराचंद कमेटी अपॉइंट की थी फिजिकल एजुकेशन के लिए। तो उस ताराचंद कमेटी में भी हमारे पिताजी एज ए सदस्य थे, क्योंकि वो इस 46 ये जो परिषद हुई थी उसके ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हमारे पिताजी थे। ही वॉज ऑल्सो ए वेरी गुड रेसलर ऑफ हिज टाइम। ही वॉज मलखांब प्लेयर, ही वॉज ऑल्सो आयुर्वेदाचार्य, एंड उन्होंने जो डिग्री पाई थी वो पूना के तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ से। उन्होंने ये अंग्रेजी स्कूल छोड़ दी थी, आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने भाग लिया था, 2-3 साल तक जेल में थे, और इसके बावजूद भी इस संस्था से जुड़े रहे और संस्था के प्रचार कार्य के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में उन्होंने काफ़ी व्यायाम शिविरों का भी आयोजन किया था। तो ये हरिहर राव देशपांडे जो थे वो सदस्य होने के कारण उन्होंने वहाँ पर भारतीय व्यायाम के ऊपर संशोधन होना चाहिए, शोध कार्य होना चाहिए, ये वहाँ पर उनके साथ स्वामी कुलानंद भी सदस्य थे। स्वामी कुलानंद जिन्होंने कैवल्य धाम स्थापन किया वो भी थे, और दोनों
ये भारतीय व्यायाम और व्यायाम योगा के प्रचारक होने के कारण वहाँ पर उन्होंने ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कन्विंस किया कि इस प्रकार का संशोधन कार्य भारतीय व्यायाम पद्धति में होना चाहिए। तो इसको मानकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कॉलरशिप दी थी। इस स्कॉलरशिप के तहत हरिहरन, जो कि कराईकुडी में लेक्चरर थे उस समय फिजिकल एजुकेशन कॉलेज मद्रास स्टेट में, तो वो सिलेक्शन उनका हुआ था और उनको हमारे संस्था में भेजा था। वो 1 साल 1.5 साल तक यहाँ रहे, उन्होंने शोध कार्य किया, उन्होंने उनका थीसिस ले, उन्होंने पीएचडी का नहीं था, वो केवल स्कॉलरशिप थे उनको और वो शोध कार्य के लिए थी। तो ये थोड़ा सा करेक्शन आप इस वक्तव्य में मैं करना चाहता हूँ। सही बात है सर, मुझे यही जानना है। तो हमारा तो इस बारे में नॉलेज या अभ्यास थोड़ा सा कमी है, इसीलिए आपके माध्यम से ही ये जानकारी में मुझे भी लेनी है और मलखांब खिलाड़ियों को भी आपके माध्यम से देनी है कि आज इस तरह से मलखांब खेल के साथ भारतीय खेल के बहुत सारे ऐसे संशोधन, बहुत सारे ऐसे रिसर्च हनुमान व्यायाम प्रसारक से शुरुआत हुई है और उसके बाद अभी भी बहुत सारे लोगों ने किया है और कर रहे हैं, तो वो गर्व की बात है। सर, कोई भी एक्टिविटी करने के लिए या कोई भी चीज करने के लिए उसको व्यायामशाला के मैनेजमेंट और इनका बहुत सपोर्ट लगता है, क्योंकि उनके सपोर्ट के बिना ये सब चलती नहीं है। तो हनुमान व्यायाम प्रसारक मैनेजमेंट और उनके जो पदाधिकारी है, इनका सपोर्ट ये सब चीज के लिए, भारतीय विद्या बढ़ाने के लिए, मलखांब खेल के लिए किस तरह से मिलता है सर? दादा, इसका नाम ही हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल है ना, तो प्रसार करने के लिए मंडल के कोऑपरेशन की आवश्यकता ही नहीं। मंडल का मिशन है, आप ऐसा क्यों नहीं समझते? ये मिशन लेकर चलने के कारण जितना भी कुछ इसके ऊपर कार्यक्रम चलाया जाता है, ये संस्था के द्वारा ही चलाया जाता है। इवन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मंडल ने जो 1948 से फिजिकल एजुकेशन कोर्सेस चलाए हैं, एक DPC&R, डिप्लोमा इन फिजिकल कल्चर एंड रिक्रिएशन, ये शुरू किया था मैट्रिकुलेशन के बाद। वो मेरे ख्याल से 48 में शुरू हुआ, 48 से लेकर 58 तक चलते रहा वो एज एन ऑटोनोमस कोर्स, और उसके सर्टिफिकेट के लिए अलग अलग स्टेट से लोग यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए आते थे और इट वाज रिकॉग्नाइज्ड एज ए एलिजिबल क्वालिफिकेशन फॉर गेटिंग टीचरशिप इन द स्कूल्स। तो ये उसका स्टेटस था। और व्यायाम विशारद ये कोर्स यहाँ पर चलाया जाता था, जो कि समर वेकेशन में एक 3 साल में पूरा किया जाता था। इसमें मलखम्ब के अतिरिक्त बहुत सारी भारतीय खेल और भारतीय व्यायाम क्रीड़ा प्रकार, इनका भी अंतर्भाव इस करिकुलम में किया गया था। ये एक बात, व्यायाम विशारद के माध्यम द्वारा उन समर क्लासेस में काफी लोगों को इन्होंने ट्रेनिंग दी इस प्रकार की। अभी तक मेरे ख्याल से लाखों की तादाद में यहाँ से उस समय से लोग निकल के गए। इसके बाद 1967 में 1967 की बात है कि हमने डिग्री कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन खोला, और ये 3 साल का डिग्री कोर्स ये ग्वालियर के जो लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन है उसके समकक्ष ये कोर्स चलाया जाता था। उसमें भी हमने भारतीय व्यायाम पद्धति को महत्व दिया। अपने करिकुलम, प्रैक्टिकल करिकुलम जो था, उस प्रैक्टिकल करिकुलम में ये मलखम्ब, कुश्ती, लाठी काठी, गदगाफरी, ये भी विषय हमने उसमें डाले थे। तो इस प्रकार से प्रचार कार्य हमारा तो निरंतर चलते रहा। यानी ये डिग्री कॉलेज के लिए जो स्टूडेंट्स आते थे, आज तो हमारे यहाँ पर जो स्टूडेंट्स आते हैं ना, वो आपको बताता हूँ कि लेह लद्दाख से लेकर अंडमान निकोबार तक के लोग बच्चे यहाँ पर सीखने को आते हैं। ये है इसकी महत्ता। और ये सवाल ही नहीं किसी चीज का कि भारतीय व्यायाम प्रकार का प्रचार करने के लिए मंडल के मैनेजमेंट का कोऑपरेशन नहीं, इट्स ए मिशन ऑफ HVP मंडल, ऐसा समझिए। बहुत ही अच्छा सर, और ये मिशन निरंतर चल रहा है सालों से। जिस तरह से इतिहास के बारे में आपने बताया कि 1932 से लेके आपके यहाँ से बहुत सारे लोग अभ्यास के लिए या एजुकेशन के लिए अपने देश के बाहर, जापान में, इंग्लैंड में जाके पढ़ के वो विद्या को अपने देश में लाके, उसके साथ ही हमारे देश की जो विद्या है
उसको कैसे भारत के कोने कोने में लेके जाए, या वहां से लोग आज अपने पूरे भारत देश से आते हैं। सर अगला प्रश्न मैं पूछना चाहता हूँ कि भारत देश के कोने कोने से तो लोग आते ही है, लेकिन देश विदेश से भी आपके यहाँ पे पढ़ने के लिए लोग आते हैं क्या सर? भारत के बाहर से भी? बिल्कुल बहुत आते हैं, अच्छा। आते हैं। मतलब आपका जो नाम मॉरिशस से है आए जी, प्रसार और प्रचार करना, वो आपके व्यायामशाला ने कभी छोड़ा नहीं है। लेकिन मैंने सुना कि आज आपके गाइडेंस में, आपके मार्गदर्शन में हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल की टीम बहुत बार अपने भारत देश के बाहर अपनी भारतीय विद्या, भारतीय कला दिखाने के लिए बाहर गांव गई हुई है। उसको किस तरह से आप मैनेज करते थे, ऑर्गेनाइज करते थे? फिर जो बोलते ना सब चीज लेके आ सकते हैं, लेकिन पैसे कहाँ से लाए, तो ये सब आप किस तरह से हैंडल करते थे? थोड़ा सा बताएंगे उसके बारे में। हमें ये विरासत में मिला है। मैं तो तीसरी पीढ़ी का हूँ इस संस्था में। पहले 2 पीढ़ियों ने जो यहाँ पर निर्माण किए परंपरा, उस परंपरा को लेकर चलने वाले हम लोग हैं वॉलंटियर्स। हम कोई निर्माण नहीं कर पाए, लेकिन मंडल ने जो उस समय जो साधन संसाधन जुटाए थे, उसके कारण ये सब हो सका। अभी 36 आप विचार कीजिए ना, 28 में आदमी को विदेश में भेजना, उसका पासपोर्ट, वहां पर रहने का इंतजाम क्या है, वहां पर का करस्पॉन्डेंस कैसे इन्होंने किया। आजकल के जैसे इस प्रकार के माध्यम नहीं थे, कोई कंप्यूटर नहीं था, कुछ नहीं था, फिर भी उन्होंने करस्पॉन्डेंस करके किस प्रकार से जुटा है भाई। ये भी हमें ताज्जुबी लगता है। आज भी हमारे पास वो रस्से है, और इन्होंने जो परंपरा डाली है, इतना सस्ते में काम करते थे। हमारी ट्रिप निकलती थी, समझो कि हमें जाना है उत्तर प्रदेश में, इलाहाबाद, बनारस, इस तरफ जाना है, गया तरफ जाना है समझो, तो हम अपने 150-200 लड़कों का दल लेकर जाते थे। इसमें रेलवे का कंसेशन हमें मिलता था, संस्था कुछ डालती थी, आधा पैसा लड़कों से लेते थे, और इस प्रकार से सभी जुटा कर जाते थे हम लोग। और रेलवे के रिजर्व करते थे। आपका टीम वर्क सर बहुत ही अच्छा है, और आप बोल रहे कि वो विरासत में मिला है, आपकी तीसरी पीढ़ी है, लेकिन वो लेना और उसको निरंतर चालू रखना, उसी जोश में और उसी तेजी में एक चीज करना, वो आपको सबको सल्यूट है सर। आपने जो जिस इतिहास के बारे में बताया, आज मेरे ऊपर रोमटे आ रहे कि आज जिस उद्देश्य ये व्यायामशाला शुरुआत की थी, आप तो मैं बता सकता हूँ कि विदाउट यूनिफॉर्म के सोल्जर्स है, कि आज देश को ऊपर लेके जाने के लिए, देश का नाम हर जगह पे लेके जाने के लिए आपने बहुत मेहनत की है सर। और मुझे प्राउड फील हो रहा है कि आप जैसे आज अनुभवी लोग आज मलखाम कट्टा के प्लेटफॉर्म पे आए। हनुमान व्यायाम प्रसारक का इतिहास तो मैं पूरा दिन बैठूंगा तो भी कम है कि मैं उसको पूरा छान नहीं लूं, लेकिन फिर भी आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि कभी कभी हम लोग को लगता है, मैं जब भी पोर्तुगाल में गया था 2003 में, मैं महेश सर पहली बार वर्ल्ड कप खेलने गया था, हम लोग को बहुत तकलीफ हुई थी, लेकिन तभी एटलीस्ट कुछ तो समझ थी, तभी इतनी फैसिलिटीज थी, तभी तो कुछ नहीं था। जब भी 1930, मतलब मैं तो पैदा भी नहीं हुआ था तभी, लेकिन तभी की परिस्थिति में आज एक भारतीय बाहर जाना, कम्युनिकेट करना, उस तरह से खाना, अभी तो बाहर गाँव में भी इंडियन रेस्टोरेंट मिलते हैं, तभी तो नहीं था। तो सर रियली इज वेरी ग्रेट वर्क फ्रॉम योर साइड सर। सर एक चीज पूछना चाहता हूँ कि अमरावती से बहुत नागपुर क्लोज है, मतलब नजदीक है, और उस वक्त जिस तरह से कि हमारी अधिवेशन चलता था, तभी भारत का भी अधिवेशन एक दिल्ली में होता था और दिवाली अधिवेशन तभी नागपुर में होता था, तो वो एक बेनिफिट कभी आपको अमरावती से सरकार की कुछ फैसिलिटीज या वो सपोर्ट हनुमान व्यायाम प्रसारक को कभी मिला है? उसका कुछ आपको, नागपुर नजदीक है तो उसका कुछ बेनिफिट आपको कभी आपके पूर्वजों या पहले लोगों ने कभी लिया है? मैं ये बताना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में विदर्भ था उस समय, 1956 के पहले भाषा और प्रांत रचना होने के बाद हम महाराष्ट्र में शामिल हुए, विदर्भ रीजन। तो उस समय जो यहाँ के लोग थे हमारी संस्था के, वो और राजकीय जो नेता लोग थे मध्य प्रदेश के, वो साथ में जेल में थे। इनकी उतनी फ्रेंडशिप थी और इतनी इंटीमेसी थी कि उनको बोलने का काम ही नहीं पड़ता था कि ये हनुमान व्यायामशाला का काम है और आप करो, तो खुद लेकर अपना काम करते थे। आज भी हमारा
इतना अच्छा रैपो बना हुआ है, संबंध बना हुआ है सभी लोगों से, सब लोगों को लेकर चलते हैं हम। संस्था ये कोई भी पक्षपात नहीं है, किसी पक्ष की नहीं है, किसी की विरासत में नहीं है। कोई कांग्रेस बोलो या बीजेपी बोलो या शिवसेना बोलो, हमें कोई लेना देना नहीं। लेकिन हम एक जानते हैं कि ये हमारी सरकार है और हमने इस सरकार को वाकिफ रखना चाहिए, अच्छे प्रकार से संबंध रखने चाहिए और अपना काम निभाना चाहिए। तो व्यायामशाला का हरदम अच्छे रिलेशंस रहे हैं सभी लोगों के साथ। मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ कि आज के इसमें ऐसा है और कल के इसमें ऐसा था, लेकिन कल के इसमें ये था कि हमारे जो लोग थे पुराने, वो उनके साथ रविशंकर शुक्ला जी, द्वारका प्रसाद मिश्र, ये जो उस समय के चीफ मिनिस्टर रह चुके, होम मिनिस्टर रह चुके मध्य प्रदेश के, उनके साथ में ये लोग जेल में थे ना, हमारे लोग साथ साथ जेल आंदोलन में भाग लिया था, इसलिए इंटीमेसी ज्यादा थी। अभी क्या हुआ कि विदर्भा का होने के कारण दक्षिण महाराष्ट्र में इतना कुछ हमारा चलन नहीं था। उनको ये भी मालूम था कि हनुमान अखाड़ा है ना, अखाड़ा जैसा होगा भाई, अपने यहाँ के जो तालीम खाने होते हैं वैसा ही एक होगा, ऐसा उनके विचार थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे उधर के लोग यहाँ आने लगे, विजिट करने लगे, संस्था के बारे में जानकारी लेने लगे, संस्था के इतिहास जैसा जैसा उनको ज्ञात होते रहा, वैसे वैसे उन्होंने फिर अपने मन को सुधार लिया, अपने मत को सुधार लिया और अभी फिलहाल अच्छे रिलेशंस में हम सब लोग हैं। बहुत ही अच्छे सर। और कुछ क्या जो मैं इससे पहले भी उल्लेख किया कि जिनके दिल में, जिनके मन में देश सेवा और जिनके मन में एकदम क्लियर है पिक्चर की कुछ अच्छा करना है, देश का नाम ऊपर लेके जाना है और अपनी जो संस्कृति है उसको इतने बड़े चोटी पे लेके जाना है, तो इनको कभी दिक्कतें नहीं हुई। जिस तरह से सर बोल रहे कि उनके पूर्वज ने आज जेल में गए हुए बहुत सारे हमारे देश के फ्रीडम फाइटर के साथ काम भी किया हुआ है, तो ऐसे लोगों ने जिस तरह से आज हमारा देश का खेल, हमारे भारत की संस्कृति जतन करके रखी हुई है और जतन नहीं तो देश विदेश में भी लेके गए हैं, ऐसे व्यायामशाला के साथ हम लोग बातचीत कर रहे हैं, वो गर्व की बात है सर। सर मुझे एक चीज पूछनी थी कि आपके यहाँ पे एक अलग रिसर्च के लिए अलग से बिल्डिंग है, अलग से इमारत है, ऐसे मैंने सुना था, अभी भी है उस तरह से रिसर्च के लिए, सिर्फ संशोधन के लिए? और संशोधन के लिए केवल एक लेबोरेटरी नहीं चलती, बायोमैकेनिक्स की लेबोरेटरी अलग, फिजियोलॉजी की अलग, साइकोलॉजी की अलग, इस प्रकार की अभी लेबोरेटरी का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है। तो मतलब सर मैं पुरानी बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ वो कुछ साल पुरानी बात है जो मेरे अभी डाटा में अभी है कि अभी मैं खुद अपडेट हो रहा हूँ कि तभी एक इमारत थी, लेकिन वो भी हमारे लिए बहुत गर्व की बात थी कि पूरे देश में ऐसे अलग से एक स्वतंत्र इमारत जो जहाँ पे सिर्फ रिसर्च चलेगा, वहां पे सिर्फ संशोधन चलेगा, उसकी स्टडी चलेगी। और अभी तो आप बोल रहे हैं कि हर एक डिपार्टमेंट के लिए कुछ अलग अलग, उसके बारे में बताइए सर। अच्छा, इसके बारे में बताओ, पुराने लेबोरेटरी के बारे में कि नए लेबोरेटरी के बारे में? पुराने से पुराना कैसे था और अभी कितना बड़ा हो गया, क्योंकि वो वही सुनना था मुझे आपके माध्यम से। पुराने जमाने में लेबोरेटरी का कंसेप्ट इतना बड़ा नहीं था, क्योंकि फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल या बायोमैकेनिकल, किनेसियोलॉजिकल रिसर्च करना ये उस समय प्रचलित नहीं था। जो होता था रिसर्च वो लिटरेरी रिसर्च होता था, लिटरेरी यानी साहित्यिक दृष्टि से रिसर्च होता था। तो वो रिसर्च चलता रहा, क्योंकि हमारे यहाँ पर लोगों ने पुराने हरिवंश है, भागवत पुराण है या महाभारत है या रामायण है, उससे उतारे लेकर हमारी भारतीय संस्कृति के आयुर्वेद में भारतीय व्यायाम का कितना अच्छा प्रकार से दिया हुआ है, इसको सामने रखा था उन्होंने। ये एक अच्छा काम किया था। पहले पीढ़ी में लेबोरेटरीज का कंसेप्ट हमारे तरफ नहीं था। आज जितनी सुविधाएं हमें लेबोरेटरीज में उपलब्ध है, वो लेबोरेटरीज का भी क्लासिफिकेशन हो रहा है। अभी लेबोरेटरी बांटी गई, अभी बायोमैकेनिकल लेबोरेटरी अलग है, फिजियोलॉजिकल लेबोरेटरी अलग है, साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी अलग है और लिटरेरी रिसर्च के लिए भी लेबोरेटरी अलग है। अभी इसके साथ साथ लाइब्रेरी भी अच्छी होनी चाहिए। अच्छे ग्रंथालय यदि रहा, अच्छे रेफरेंसेस बुक्स रहे, तो रिसर्च को गति आती है, रिसर्च अच्छी प्रकार से हो सकता है।
तो पहले जमाने में ये कंसेप्ट न होने के कारण उन्होंने अपना कंसंट्रेशन किया था साहित्य के ऊपर। भारतीय संस्कृति का जो साहित्य है, प्राचीन भारतीय संस्कृति का जो साहित्य है, इस साहित्य में क्या लिखा हुआ है, व्यायाम के बारे में क्या दिया हुआ है। आयुर्वेद ये ऐसा साइंस है कि जिस साइंस में व्यायाम की पूरी परिभाषा दी है, व्यायाम के उपयोग दिए है, व्यायाम के अति व्यायाम के दुष्परिणाम दिए है, व्यायाम न करने के दुष्परिणाम दिए है, किसने व्यायाम करना चाहिए, कब व्यायाम करना चाहिए, कितना व्यायाम करना चाहिए, कैसा व्यायाम करना चाहिए, इसके बारे में की डायरेक्टिव्स दिए है। तो ये आयुर्वेद का उद्देश्य ये था कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य को संवर्धन करना और अस्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ करना, इस प्रकार के दो उद्देश्य है। लेकिन आज आयुर्वेद में केवल अस्वस्थ व्यक्ति की तरफ भी ध्यान दिया जाता है, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य को संवर्धन कैसे करना इसके बारे में बहुत कम गाइडेंस दिया जाता है। ये अभी पिकअप किया है फिजिकल एजुकेशन वालों ने। मुझे तो व्यायाम करना मतलब सिर्फ ऐसे लगता था कि सिर्फ मलखम के लिए गोल्ड मेडल लाने के लिए जितना करना है उतना करो, लेकिन आज व्यायाम के कितने बेनिफिट्स है आपके माध्यम से, इतने मतलब मैं तो सुनते बैठा कि किस चीज के लिए व्यायाम करना पड़ता है, और ये सब डॉक्यूमेंटेशन और ये सब अभ्यास आज आपके यहाँ पे अवेलेबल है। तो अगर इसके बारे में किसी को जानकारी लेनी है हमारे मलखम फील्ड के किसी कोचेस को, या तो वहाँ पे आके ये फैसिलिटी उनको सर अवेलेबल हो सकती है? सर बिल्कुल हो सकती है, क्यों नहीं हो सकेगी। हमें तो आनंद होगा यदि इस प्रकार के स्कॉलर्स यदि रिसर्च करने के लिए यहाँ पर, हमारे यहाँ PhD की भी सुविधा है, हमारे यहाँ MPhil की भी सुविधा है, हमारे यहाँ मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन की भी सुविधा है, कोर्सेज चलाए जाते हैं और इन कोर्सेज के माध्यम से रिसर्च होता है निरंतर। मैं तो आप ये भी कहूँगा अभी कि आज हमारी स्थिति ऐसी है कि हमारे यहाँ MCA कोर्स है, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, हमारे कैंपस में भी इंजीनियरिंग का कोर्स है, बी कंप्यूटर साइंस है, बी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, बी मेडिकल है। तो हमारे यहाँ से लोगों के एक साथ टीम वर्क भी, और ये टीम वर्क काम में आता है एडवांस रिसर्च के लिए, इंटरडिसिप्लिनरी पूर्ण होता है, जो कि केवल आप स्पोर्ट्स इंजीनियरिंग करके नाम सुना होगा, अभी स्पोर्ट्स इंजीनियरिंग शुरू होता है तो कैसे स्टेडियम बनाने हैं, किस प्रकार के वेलोड्रम बनाए जाते हैं, स्विमिंग पूल में क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, स्विमिंग पूल का पानी शुद्ध कैसा रखा जाना चाहिए, उसका फिल्ट्रेशन कैसा होना चाहिए, सब बातें आ गई ना। अभी मैदान कैसे बनाने हैं, इंजीनियरिंग चाहिए उसके लिए, ट्रैक कैसे तैयार करना, सिंथेटिक ट्रैक क्या होता है, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री क्या है, स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट कैसे तैयार करना, उसके पीछे क्या टेक्निक है, उसके पीछे क्या साइंस है। तो ये सभी साइंस है, सभी आजकल इसको अप्लाइड साइंस हो गया ये। तो अभी ये आपका सुन के मुझे लगता है कि अगला प्रश्न मैं आपको पूछूं नहीं, क्योंकि मेरा जो प्रश्न पूछ रहा हूँ तो लोग बोलेंगे क्या अभी कुछ भी पूछ रहा है, क्योंकि अनुमान प्रसारक के पास जो डॉक्यूमेंटेशन और सब है। तो अभी के स्थिति में मेरा प्रश्न ऐसे पूछना कि टेक्निकली अपडेट हो गया है क्या? तो ऑब्वियसली सर मेरा प्रश्न ये आपको पूछना ही गलत है कि जिस तरह से कोर्सेज और जिस तरह से आपने सब बताया है कि मुझे नहीं लगता कि ये पूछना चाहिए, तो ये मैं ये क्वेश्चन ही कैंसिल कर देता हूँ कि टेक्निकली अपडेट हो चुका है, क्योंकि जो चीज मैंने कभी सुनी ही नहीं, ये सब चीज वहां पे अगर शुरुआत हो चुकी है तो आई डोंट थिंक सो कि वहां पे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की कभी कमी नहीं है और कभी और इम्प्रूव हो गया है। जैसे जैसे लोग बदलते हैं, जैसे लोग अपग्रेड हो रहे हैं, उस तरह से हनुमान व्यायाम प्रसारक तभी की और अभी की में बहुत फर्क है। मैं सही बोल रहा हूँ सर? आजकल ये क्या है कि कंप्यूटर से भी सब हो गए हैं, छोटे बच्चों से लेकर कंप्यूटर मालूम है अभी आजकल। तो कंप्यूटर में किस प्रकार की इंफॉर्मेशन उपलब्ध है ये आप देख सकते हो। आपने भी काम किया है कंप्यूटर में, काफी अच्छे अच्छे मलखम के फीट्स कंप्यूटर में दिखाए गए हैं। और हमने तो अपना क्या किया है कि ये डिजिटलाइजेशन किया है हमने सभी इसका, और लगभग एक हमारे जितने भी पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं मंडल के 1914 से लेकर आज तक के, ये हमने सब डिजिटलाइज किया है। इंजीनियरिंग का सपोर्ट है, हमें MCA का सपोर्ट है। ये लोग क्या करेंगे, हमारे टीचर्स जो है वहाँ के, वो हमें पूरा कोऑपरेशन करते हैं इस बारे में। तो ये चलते रहेगा और एडवांस में करते रहेंगे। लेकिन एक बात अवश्य कहूँगा मैं कि कोऑर्डिनेशन होना चाहिए,
और समझ होनी चाहिए। अभी इंजीनियरिंग को स्पोर्ट्स का समझ नहीं होती, स्पोर्ट्स वालों को इंजीनियरिंग की समझ नहीं होती। स्पोर्ट्स, आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि 1976 में पहली बार हमारी संस्था ने फर्स्ट इंटरनेशनल बेसिक कोर्स इन स्पोर्ट्स मेडिसिन यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया था। बताइए, 1976 में स्पोर्ट्स मेडिसिन का, जबकि स्पोर्ट्स मेडिसिन का कोई बोलबाला नहीं था। 1969 में हमने हमारे यहाँ से 70 में डॉक्टर, एक एमडी डॉक्टर, उनको रोम भेजा था। रोम में उस समय इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन का हेडक्वार्टर था। वहाँ पर उनको स्कॉलरशिप दी थी और वहाँ 6 महीने रहकर उन्होंने पूरी स्पोर्ट्स मेडिसिन की तालीम हासिल की और उसके बाद उन्होंने यहाँ पर प्रचार प्रसार किया। हमारी संस्था में स्पोर्ट्स मेडिसिन एसोसिएशन, महाराष्ट्र स्टेट स्पोर्ट्स मेडिसिन एसोसिएशन का हेडक्वार्टर काफ़ी साल तक था, लगभग मेरे ख्याल से लगभग 20 साल तक हमारे यहीं था स्पोर्ट्स मेडिसिन का सेंटर। तो उसके कारण काफ़ी लोगों का कोऑपरेशन यहाँ रहता है। इंजीनियर्स आते हैं, कंप्यूटर इंजीनियर्स आते हैं और सभी प्रकार के लोगों रहने के कारण, डाइटिशियन है हमारे पास, तो ये सब चलता है। लेकिन ये इसमें थोड़ा सा इन डेप्थ नॉलेज और चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और ये इन डेप्थ नॉलेज यदि रहा तो काफ़ी तरक्की हम कर सकेंगे। बहुत अच्छा सर। मेरा थोड़ा इसमें एक प्रश्न पूछने का एक स्वार्थ, ऐसे इतने आपके पास फैसिलिटीज है तो और मुझे लगता है कि मलखांब खेल के बारे में अगर मैं बात करूं तो मलखांब खेल को अगर देश विदेश में सब जगह पे जानते हैं, लेकिन अगर उसको टेक्निकली भी हम लोग उसको अगर स्ट्रॉन्ग करें तो मुझे लगता है कि मलखांब खेल और जल्दी बढ़ेगा। तो फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे मलखांब में कुछ कैचेस होते हैं जो रोप मलखांब में स्पेशली जो गर्ल्स करती है, जो ऊपर से क्रॉस में से या कोई एलिमेंट से आती है और अपने सिर्फ एंकल में उसको नॉट में वो खुद को होल्ड करती है। तो उसमें जब भी वो 4 मीटर या 3.5-4 मीटर से वो जमीन की तरफ गिरती है, तभी ग्रेविटी फोर्स, उस लड़की का वजन और वो फोर्स वो अप्लाई होके उस लड़की के एंकल पे कितना फोर्स और कितना जर्क आता है, और उसके बारे में कुछ आगे जाके फ्यूचर में रिसर्च आपके व्यायामशाला के माध्यम से हमारे कोई खिलाड़ी या कोचेस या कोई आपके यहाँ के कोई सीनियर्स अगर करते हैं तो शायद लड़कों की आयु या किस तरह से होना चाहिए और किस तरह से होता है। सर मेरी बात समझ रहे हैं ना आपकी? टेक्निकली थोड़े से रिसर्च मलखांब खेल में नहीं है कि अगर लड़की ऊपर से कोई डिस्माउंट करती है तो उसको कौन से डेंसिटी की मैट यूज करना कंपल्सरी है, कोई भी डालो, नहीं तो फिर जो आगे जाके फ्यूचर में एक्सीडेंट्स होते हैं। ये पिछला सेशन हमारा इंजरी पे ही हुआ था कि लिगामेंट कार्टिलेज इस पे खिलाड़ी ऑपरेट करके कमबैक किए, ऐसे चैंपियन खिलाड़ी के साथ बात की थी। तो वो ना हो, वो ऑपरेट ही ना हो, वो कभी इंजरी ना हो, इसके लिए थोड़ा सा मलखांब में रिसर्च कम है। और मैं चाहता हूं कि सर मलखांब कट्टा के माध्यम से आपको एक रिक्वेस्ट ऐसे है कि ऐसे रिसर्च करने के लिए आपकी तरफ से हमें सपोर्ट मिले तो बहुत अच्छा लगेगा। सर आप इसके बारे में मलखांब में रिसर्च होना ये भी हमारी जिम्मेदारी है एक, दूसरी बात ये हमारा कर्तव्य भी है। और हमें इस बात की खुशी होगी कि आपकी ओर से कोई यदि रिसर्च स्कॉलर इसमें आगे कदम बढ़ाता है तो हम उसको पूरी सहायता देंगे, यहाँ सुविधाएं देंगे, उपलब्ध करा देंगे। हमारे यहाँ पर भी हम प्रमोट कर रहे हैं रिसर्च, लेकिन क्या है कि एमपीएड या बीपीएड ये जो कोर्सेस है, ये कोर्सेस में क्या है कि खिचड़ी बनती है, सब खिचड़ी है ना, सभी खेल उनको खेलने पड़ते हैं, टीचर ट्रेनिंग होने के कारण लेसन्स लेने पड़ते हैं, इसमें वो सब व्यस्त हो जाते हैं। और टीचर भी सुबह 6 बजे से लेकर 8:30 बजे तक मॉर्निंग पीरियड्स लेना, दोपहर को फिर से थ्योरी पीरियड लेना, शाम को फिर से प्रैक्टिकल लेना, इसमें उनका टाइम चले जाता है। तो फुल्ली डेडिकेटेड ऐसे लड़के या स्कॉलर्स मिलना कठिन जा रहा है हमें। मैं भी ये डिफिकल्टी फेस करता हूँ और मैं ये समझता हूँ कि संस्था में इस प्रकार के स्कॉलर्स यदि हम स्कॉलरशिप देते हैं तो वो यहाँ पर आए। लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि वो स्कॉलरशिप तो ले बैठते हैं लेकिन रिसर्च नहीं कर पाते, ज़्यादा समझ में नहीं आता उनको किस प्रकार से करना, किस प्रकार से आगे बढ़ना, ये भी बात होती है कभी कभी। तो ये डिफिकल्टीज हमारे भारतवर्ष में है। आज रिसर्च के बारे में हम काफ़ी अनभिज्ञ है,
ये बोलने में मुझे कोई इतराज नहीं। नहीं सर, ये सच है और सच हमेशा कड़वा होता है। ये मुझे बताने में कुछ शर्म नहीं आ रही, लेकिन आज इसी को अवेयरनेस करने का, यही आज मलखाम कट्टा के माध्यम से आप आने वाले यूथ को बताना चाहता हूँ कि रिसर्च के पीछे जाना जरूरी है। और सर ने तो एग्जैक्ट थियरी बताया। मैंने खुद सर बीपीएड एंड एमपीएड मुंबई यूनिवर्सिटी से किया हुआ है, और सिर्फ किया नहीं तो डिस्टिंक्शन से मैंने क्लियर किया है। और इसमें क्या सीखा हूँ और क्या क्या नहीं सीखा हूँ मुझे सब पता है। और पूरी आपने सही वर्ड बताया सर, खिचड़ी होती है, सब सीखना पड़ता है। हॉकी भी सीखो, बास्केटबॉल भी सीखो, योगा भी सीखो, सब करना पड़ता है, क्योंकि उसको पूरा परिपूर्ण करना उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन ये सर मैं चाहता हूँ कि आज जो फुल फ्लेज मलखाम कोचिंग करते हैं या जो स्टेट नेशनल खिलाड़ी आज बन चुके हैं, मलखाम ने हमें बहुत कुछ दिया है सर, कुछ कम नहीं रखा। आज हमारी जान पहचान है, हम आपके साथ बात कर रही है, ये मलखाम की ही देन है कि मैं आपके सामने बैठ सका। नहीं तो मेरी क्या सर कि मैं आपके सामने बैठ के बातचीत करूं, आप इतने बड़े हैं। तो आज अगर उनका कुछ फर्ज है, तो जिस तरह से हम लोग देश की सेवा करने के लिए आगे आते हैं, उसी तरह के मलखाम के लिए भी हम लोग को आगे आना है। और सर ने तो ओपन हैंड दिया है। आज मलखाम कट्टा का मेन उद्देश्य है कि आने वाली पीढ़ी को मार्गदर्शन, अगर हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल जैसे आज बड़ी संस्थाएं अगर आपको वेलकम करती है, और उन्होंने बोला भी आओ रिसर्च करो, लेकिन 100% रिसर्च करो। वो फेल हुआ, पास हुआ, उसके बारे में बाद में सोचेंगे, लेकिन करो। तो यही सर आपके माध्यम से मैं बहुत खुश हूं कि आज आपने बिना कुछ हिचकिचाए आपने सबको वेलकम किया है। सर ये सेशन आपके साथ मलखाम के बहुत सारे कोचेस स्टूडेंट्स देख रहे हैं, लेकिन बहुत सारे संस्थाएं ऑर्गेनाइज करने वाले लोग भी यहाँ पे देख रहे हैं। तो उन्हें क्या संदेश देना चाहोगे कि क्या करना चाहिए, किस तरह से सोच होनी चाहिए, उसके बारे में सर थोड़ा सा आप मार्गदर्शन करें तो। मैं एक आपको बताना चाहूंगा कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, उन्होंने अपनी संस्था को मलखम एकेडमी दी है। मलखम के कोचिंग क्लासेस यहाँ पर चलते हैं। रोजाना लगभग 100-125 बच्चे यहाँ पर मलखम सीखते हैं, मतलब पोल मलखम एज वेल एज रोप मलखम, बोथ हैंगिंग मलखम टू। तो ये स्पोर्ट्स एकेडमी के माध्यम से, मलखम एकेडमी के माध्यम से हमें खिलाड़ी तैयार करने में मदद होती है, किंतु स्कॉलर्स नहीं तैयार होते। इसमें स्कॉलर्स तैयार करने के लिए एक अलग से कल्ट चाहिए, अलग से समझ चाहिए, अलग से बुद्धिमत्ता चाहिए और लगन चाहिए, तब जाकर हम इस क्षेत्र में रिसर्च कर सकेंगे। हमारे यहाँ के रिसर्च कैसे चलते हैं मालूम है? पूरे हिंदुस्तान में मुझे पता है कि घिसे पीटे रिसर्च होते हैं। जो भी टॉपिक्स है वो उसी के ऊपर थोड़ा सा डेटा चेंज करके अपना रिसर्च होता है। ऐसे बहुत सारे पीएचडी अलग अलग स्टेट से निकलते हैं, लेकिन उनमें कोई स्टफ नहीं है। स्कॉलर से स्कॉलर रहना चाहिए। तो आप लोगों ने यदि रिसर्च करना है इस क्षेत्र में, तो अपनी इन डेप्थ प्रिपरेशन करो। उसकी साइकोलॉजी क्या है कोच की, उसके खिलाड़ियों की फिजियोलॉजिकल स्टडी आपका अच्छे प्रकार से होना चाहिए, बायोमैकेनिकल स्टडी होना चाहिए। उसके बाद आपका इसमें पूरे तरह से स्किल डेवलपमेंट आपके पास होनी चाहिए, उतनी स्किल मालूम होनी चाहिए, टेक्निक, कोचिंग टेक्निक मालूम होनी चाहिए, तो तब जाकर कोई आप रिसर्च कर पाओगे। कभी कभी क्या होता है कि दांत होते तो चने नहीं बनते, और चने होते तो दांत नहीं अच्छे करते। तो इस प्रकार की स्थिति हमारी है। तो डॉक्टर लोगों को स्पोर्ट्स मालूम नहीं, स्पोर्ट्स वालों को डॉक्टरी नॉलेज नहीं, बायोमैकेनिक्स का नॉलेज नहीं, तो किस प्रकार से होगा? तो एक इंटीग्रेटेड कोर्स ऐसा होना चाहिए कि जिसमें कि कोच को एक इन डेप्थ नॉलेज मिले और वो फिजियोलॉजी, बायोमैकेनिक्स या और किसी क्षेत्र में अच्छी प्रकार से काम कर सके, ऐसा मुझे लगता है। तो एक ऑलराउंड रिसर्च स्कॉलर यदि बनना है हमें, तो इस प्रकार की तपस्या हमने करनी चाहिए इस क्षेत्र में। और निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि आने वाली पीढ़ी ये कंप्यूटर और मीडिया के माध्यम से काफ़ी कुछ प्रगति कर पाएगी और अच्छा रिसर्च कर पाएगी। आई एम ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इट। थैंक यू। थैंक यू सर। और इसी से हमारा सबका जोश बढ़ता है सर। आपने जिस तरह से बात की वो
सही 100 गुना सही बात है सर। मतलब इसमें कुछ छुपाने जैसी कुछ है नहीं। और आप जैसे सर सत्य बोलने वाले लोग अगर सामने रहेंगे ना, तो सच में सर खेल का इसी में विकास है, ऐसे मुझे लगता है। हम लोग आज इस प्लेटफॉर्म से या इस माध्यम से लोगों से यही मैं गुजारिश करता हूँ कि अगर आप हनुमान व्यायाम प्रसारक आपको पता है, आप जाओ वहाँ पे और कांटेक्ट करो, आपको 100% आपको वहाँ पे बेनिफिट मिलेगा और आपको सपोर्ट भी मिलेगा। नहीं तो मलखाम कट्टा के माध्यम से हम लोग एक साथ आए, बहुत सारे जानकार लोग मलखाम कट्टा पे आके गए हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं। आप अपने विषय लेके आओ, हम लोग एक अच्छा सा कुछ विषय बना के जो रिसर्च के लिए आगे जाके मलखाम को आगे लेके जाएगा, ऐसे कुछ रख के हम लोग देशपांडे सर के सामने रखेंगे कि सर ये हमारी रिसर्च का टॉपिक है और इसके हमें ये करना है। तो इन सर का भी अनुभव लेके हम जल्दी से जल्दी कुछ ऐसे अच्छे रिसर्च आने वाली पीढ़ी को अगर दे सके तो शायद मलखाम खेल का विकास बहुत जल्दी होगा। आज मलखाम खेल देश विदेश में गया है, वर्ल्ड कप हो गया है, सेकेंड वर्ल्ड कप की तैयारी चल रही है। और जिस वक्त मलखाम खेल बढ़ेगा और देश विदेश में जाएगा, तभी वो लोग हमसे ज्यादा रिसर्च करके मलखाम ऐसे हो जाएगा कि उनको ज्यादा पता है। तो यही सही वक्त है कि ये इस वक्त में अगर हम लोग इस वक्त का हम लोग सोना कर सके तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सर आपके से मुझे बहुत सारी जानकारी मिली, बहुत सारी जानकारी मैं लेना चाहता हूँ, लेकिन समय के वजह से मैं ज़्यादा कुछ नहीं ले पा रहा हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप अभी आपको कुछ बताना है हनुमान व्यायाम प्रसारक के बारे में, जो मैंने आपको कुछ नहीं पूछा है, या आपको कुछ आपके कुछ विचार रखने हैं यूथ को बताने के लिए। मैं ये चाहता हूँ कि इस प्रकार की संस्थाएं काम करें मिशन के साथ। जो संस्थाओं के संचालक है, जो संस्थाओं के कार्यकर्ता लोग हैं, वो लोग इस समय मलखाम कट्टा के ऊपर ये यदि संभाषण सुनते हैं तो मैं उन्हें यही अपील करूंगा कि कुछ अच्छे आदर्श रखो, डेडिकेशन के साथ काम करो, एक अभ्यास करो, एक निष्ठ रहो, और आपको निश्चित रूप से आगे चलने के लिए मार्ग दिखेगा और आप अपने इस भारतीय व्यायाम संस्कृति की ध्वजा काफी ऊपर ले जा सकोगे। मेरा यही आप लोगों से नम्र निवेदन है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आप यहाँ पे आए और हनुमान व्यायाम प्रसारक इतनी बड़ी सबको पता चला होगा कि ये सेशन सुनने के बाद कितनी बड़ी और कितनी पुरानी संस्था है। 1914 से जो शुरुआत हुई है उसकी, तो 100 साल के ऊपर का इनका इतिहास, और उसी जोश में उन्होंने काम करना चालू रखा है। और छोटे अखाड़ा से लेके अभी इतने बड़े बड़े कोर्सेस चलाने वाली इतनी बड़ी संस्था है। सर बहुत अच्छा लगा, आनंद फील हो रहा है कि आज आप जैसी संस्थाएं मलखाम खेल से जुड़ी हुई है। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद देशपांडे सर की आज आपने अपना समय और आप अपना अनुभव खुले मन से इस मलखाम कट्टा के मंच पे हमारे मलखाम प्रेमी को बताया, तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर मेरा आखिरी प्रश्न आपको मैं पूछना चाहता हूं, जो मैं सभी को पूछता हूं, कि आज का जो हमारा मलखाम कट्टा का जो सत्र है वो सत्र आपको कैसे लगा, उसके अनुभव के बारे में बताइए। गणेश जी, ये जो आप लोगों ने उपक्रम चालू किया है मलखाम कट्टा के माध्यम से, इट्स ए वेरी गुड। आई रियली अप्रिशिएट। इस प्रकार का भारतीय व्यायाम के एक विषय को लेकर आपने ये कट्टा चलाया है, और इस माध्यम से आप लोगों ने जो लोग जोड़े हुए हैं इस विषय को लेकर, जिनकी इस विषय में रुचि है, उन लोगों को यहाँ पर जोड़ा है और उनको सबको समविचारी बनाया है। ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैं आप लोगों को आगे के कार्यक्रम के लिए मेरी शुभेच्छा देता हूँ, और मैं ये आपको आश्वस्त करना चाहूँगा कि आपको किसी भी सूरत में यदि हमारी मदद लगी, हमारा सहकार्य लगा, हमारी आवश्यकता लगी, तो आप निश्चित रूप से हमें कॉल कर सकते हैं। हम आपके सेवा के लिए हाजिर रहेंगे। धन्यवाद। तो बहुत खुशी हुई सर कि मैं ये पूछने ही वाला था कि सर आगे जाके मलखाम कट्टा को, अगर मलखाम खेल को अगर कुछ जरूरत पड़ी तो हम आपके पास आएंगे, लेकिन आपने खुशी खुशी हमें वेलकम किया है सर। तो मेरा तो सीना और चौड़ा हो गया कि आगे जाके और जोर से सर काम करूंगा। 1 साल हो गया है मलखाम कट्टा ये एक्टिविटी चलाते हुए, और आप जैसे अनुभवी 70-80 लोग आके गए हैं, और आज मलखाम कट्टा इसके वजह से आज जिस तरह से बढ़ रहा है, और जिस तरह से आज मलखाम खेल के लिए कुछ करने का एक सुकून मिलता है सर। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मलखाम कट्टा की ओर से मैं आपको फिर से एक बार
धन्यवाद बोलता हूँ सर। थैंक यू सर। आज सभी ने देखा कि आज देशपांडे सर ने खुली मन से हमें हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के बारे में तो बताया, लेकिन आज कुछ भी चीज बड़ी करनी है या कुछ भी चीज हमें बड़े मुकाम पे लेके जानी है तो उसको बहुत बारीकाई से और अंत तक लेके जाना बहुत जरूरी है। जिस तरह से आज उन्होंने अपने अनुभव रखे, मुझे लगता है कि अभी सुनने वाले सभी संस्था कोचेस इसका बहुत बेनिफिट लेगी। मलखांब खेल आगे लेके जाने के लिए हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल ने बहुत योगदान दिया हुआ है। सिर्फ एक देश नहीं, बहुत सारे देशों में जाके डेमोन्स्ट्रेशन, प्रात्यक्षिके, उसके साथ मलखांब ही नहीं तो अपनी भारत की संस्कृति, एक ही खेल लेके जाना बहुत आसान है हमें ऐसे लगता है, लेकिन सब कुछ एक साथ लेके जाना एक प्लेटफॉर्म से बहुत दिक्कतें आती है। तो हमें आज बहुत सारी सीख मिली है। इस सेशन को मैं आपके सामने लेके आ पाया, इसके लिए मैं हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के देशपांडे सर के साथ उनके पूरे मैनेजमेंट को मन से धन्यवाद देता हूँ। हनुमान व्यायाम प्रसारक के पूरे स्टाफ को धन्यवाद देता हूँ कि जो इस तरह से आज वो एक काम कर रहे हैं और खेल को और अपने भारत को आगे लेके जा रहे हैं। मैं श्री पालेश्वर व्यायामशाला के प्रेसिडेंट एडवोकेट पराग अलोनी, उसके साथ ही हमारे मलखांब कट्टा के फाउंडर महेश अटाले सर, इनका धन्यवाद देता हूँ। मेरी पूरी टेक्निकल टीम को धन्यवाद देता हूँ और आज का सत्र यहाँ पे समाप्त करता हूँ। जय हिंद।